हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो क्लास जरूर अटेंड किया करें। और साथ ही मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, उस प्ले लिस्ट में जाके आप इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विवाह की विशेषताएँ क्या हैं और उनका महत्व क्या है। उसके बाद विवाह के उद्देश्य क्या है, और इसी के साथ ये कंप्लीट करने के साथ आज की क्लास भी फिनिश हो जाएगी। फिर कल हम लोग दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, विवाह की विशेषताएं क्या हैं और इसका महत्व क्या है। सबसे पहले आता है, विवाह एक मौलिक और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। तो सामाजिक संस्था है, याद रखिएगा, सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विवाह क्या है, तो विवाह एक सामाजिक संस्था है, या पूछा जा सके क्या है, समुदाय है, संस्था है, तो संस्था है। इसको याद रखना। तो विवाह एक मौलिक और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है जो प्रत्येक देश, काल, समाज व संस्कृति में पाई जाती है। चाहे वो भारत देश हो, चाहे वो आपका अमेरिका हो, रूस हो, सब जगह देखिए सब मैरिज करते हैं। चाहे वो समाज कैसा भी हो, आदिवासी समाज हो या नॉर्मल समाज हो, सब जगह आपको मैरिज देखने को मिलती है। कोई भी संस्कृति हो, पंजाबी हो, ठीक है, आपके चाहे आपके गुजराती हो, मराठी हो, तो कोई भी संस्कृति के लोग हों, सब में आपको क्या विवाह देखने को मिलता है। विवाह दो विषम लिंगियों का संबंध है। तो विवाह के लिए दो विषम लिंगी, एक स्त्री और पुरुष, ये क्या है, एक जैसे लिंग के नहीं ना, विषम है ना। तो विषम लिंगियों का अर्थात पुरुष और स्त्रियों का होना आवश्यक है। इतना आवश्यक है, कहीं एक पुरुष का एक या अधिक स्त्रियों के साथ, कहीं एक स्त्री का एक पुरुष या अधिक पुरुषों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। तो कहीं एक पुरुष का एक या अधिक स्त्रियों के साथ, कहीं होता है कि एक पुरुष है पर उसका अधिक स्त्रियों के साथ, और कहीं एक स्त्री का एक पुरुष और अधिक पुरुषों के साथ क्या होता है, वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। परंतु समानता आजकल एक विवाह की प्रथा का ही चलन पाया जाता है, पर आजकल एक विवाह का ही चलन देखा गया है। विवाह को मान्यता उसी समय प्राप्त होती है जब उसे समाज की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। तो यह स्वीकृति प्रथा या कानून के द्वारा अथवा धार्मिक संस्कार के रूप में हो सकती है। यानी कि आप जिस प्रथा को मानते हो उसके अकॉर्डिंग, या कानून में कोर्ट मैरिज करके वहाँ पे, या धार्मिक संस्कार के रूप में आप शादी कर रहे हो, 7 फेरे ले रहे हो, उसके रूप में हो सकती है। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में यौन संबंधों को अनुचित और अनैतिक माना गया है। विवाह संस्था के आधार पर लैंगिक या यौन संबंधों को मान्यता प्राप्त होती है। यह संस्था पति पत्नी को एक दूसरे के साथ यौन संबंधों का अधिकार व आज्ञा प्रदान करती है। वेस्टरमायर ने विवाह को एक सामाजिक संस्था के अतिरिक्त एक आर्थिक संस्था भी माना है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि किसने विवाह को सामाजिक संस्था के अतिरिक्त आर्थिक संस्था माना है, तो वेस्टरमायर ने। इसका कारण यह है कि विवाह संबंध के आधार पर पति पत्नी के संपत्तिक अधिकार भी निश्चित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, विवाह संबंध के आधार पर पति पत्नी के जो संपत्ति के अधिकार होते हैं वो भी निश्चित होते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन ये लाइन इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विवाह संस्थाओं की विशेषता यह है कि यह यौन इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ संतान उत्पत्ति और समाज की निरंतरता को बनाए रखने की पूर्ति की आवश्यकता, जो निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह संस्था व्यक्तित्व के विकास की जैविकी, मनोवैज्ञानिक, नैतिक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यह संस्था व्यक्तित्व के विकास की जैविक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है।
विवाह संस्था व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के निर्धारण में योग देता है। जो विवाह संस्था है वो व्यक्ति की जो समाज में स्थिति है उसके निर्धारण में योग देता है। विवाह की इस विशेषता का इस दृष्टि से काफ़ी महत्व है कि विवाह के संबंध के आधार पर उत्पन्न संतानों को ही समाज में वैधता या मान्यता प्राप्त होती है। अवैध संबंध से उत्पन्न संतान को सामाजिक स्थिति वैध संबंधों से उत्पन्न संतानों की तुलना में काफ़ी नीचे होती है और उनकी प्रतिष्ठा भी कम होती है। विवाह के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसकी समाज में जो स्थिति होती है वो अच्छी होती है, और जो समाज में जो विवाह संस्था के द्वारा ना उत्पन्न होते हैं यानी बिना विवाह के बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं तो समाज में उन्हें बड़ी नीची दृष्टि से देखा जाता है, उनकी प्रतिष्ठा भी क्या होती है, कम होती है। विवाह से संबंधित पद्धतियाँ विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होती हैं। प्रत्येक समाज की विवाह पद्धति उस समाज की प्रथा क्या है, प्रथा क्या है, वहाँ का कैसी रीति रिवाज है, मान्यता क्या है, क्या वो मानते हैं, उनकी संस्कृति पर निर्भर करता है। और ये अलग अलग समाजों में क्या होती है, डिफरेंट देखने को मिलती है। विवाह संबंध एक स्थायी संबंध है। पूछा जाए विवाह स्थायी संबंध है कि अस्थायी, तो विवाह संबंध एक स्थायी संबंध है। विवाह के आधार पर पति पत्नी के बीच स्थायी संबंध की स्थापना होती है। यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतान उत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण और उनके सामाजिकरण व व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से विवाह संबंध का स्थायी होना आवश्यक है। और बिना स्थायी संबंध के स्थापना के पारिवारिक जीवन की दृढ़ता जो होती है, मजबूती होती है, वो खतरे में पड़ जाती है। तो यहीं से देखिए आपके कितने सारे टॉपिक बन गए हैं। पहला यहीं से आपके पहला कि विवाह क्या है, तो विवाह दो विषम लिंगों का संबंध है। विवाह क्या है, एक सामाजिक संस्था है। दूसरा यहाँ से देखिए विवाह संस्था के आधार पर ही लैंगिक या यौन संबंधों को मान्यता प्राप्त होती है। फिर ये भी याद रखिए किसने विवाह को सामाजिक संस्था के अतिरिक्त आर्थिक संस्था बताया, वेस्टरमार्क ने। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जहाँ से बनेगा मैं बता रही हूँ। विवाह संस्था व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का भी निर्धारण करने में योग देता है। और विवाह एक कैसी है, स्थायी संबंध है। तो विवाह संबंध कैसा है कि स्थायी संबंध है। आप जान लेते हैं विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब हम विवाह के उद्देश्य पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि विवाह दो विषम लिंगियों को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक व या कानूनी स्वीकृति प्रदान करता है, यानी समाज में उन्हें प्रतिष्ठा और उनके अधिकार दिलाता है, साथ ही कानूनी रूप से भी उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा और जो अधिकार मिलने चाहिए वो प्राप्त कराता है। विवाह ही परिवार की आधारशिला है। जब विवाह होगा तभी परिवार आगे बढ़ेगा, तो विवाह ही क्या है, परिवार की आधारशिला है। परिवार में ही बच्चों का सामाजिकरण, पालन पोषण होता है। समाज की निरंतरता विवाह और परिवार से ही संभव है। जब विवाह होगा तब परिवार बनेगा और परिवार से ही क्या है, जो समाज है उसकी निरंतरता बनती रहेगी। या नातेदारी का भी आधार है। विवाह के कारण क्या होगा, कई नातेदारी बनती हैं। जैसे एक लड़का एक लड़की की शादी हुई, तो जब शादी हुई तो लड़की वाले को जीजा जी मिल गए और लड़के वाले लड़के को क्या मिल गई, साली मिल गई। तो ऐसे बहुत सारी रिश्तेदारी निकल आती है। विवाह आर्थिक हितों की रक्षा, भरण पोषण के लिए भी आवश्यक है। विवाह संस्था व्यक्ति को शारीरिक, सामाजिक, मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आपके एक इम्पॉर्टेंट लाएंगे, इम्पॉर्टेंट लिख लो। मर्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन किया। कितने समाजों का, 250 समाजों का अध्ययन करने पर सभी समाजों में विवाह के 3 उद्देश्यों का प्रचलन पाया गया। पहला यौन संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग और तीसरा संतानों का सामाजिकरण व लालन पोषण। तो 3 उनके उद्देश्य क्या थे, यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का सामाजिकरण व लालन पोषण। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हम बता दे रहे हैं। विवाह के उद्देश्यों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला है यौन इच्छाओं की पूर्ति और समाज में यौन क्रियाओं का नियमन करना, परिवार का निर्माण करना, नातेदारी का विस्तार करना,
वैध संतानोत्पत्ति करना, समाज का निरंतरता बनाए रखना, संतानों का लालन पालन करना, समाजीकरण करना, स्त्री पुरुषों में अधिक सहयोग उत्पन्न करना, मानसिक संतोष प्रदान करना, माता पिता बच्चों में नवीन अधिकारों का व दायित्वों को जन्म देना, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करना, धार्मिक सामाजिक संस्कृति उद्देश्यों की पूर्ति करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ये सब क्या है? ये सब हमारे विवाह के उद्देश्य हैं। पर अगर 3 उद्देश्य जो देखे जाए वो है यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और संतानों का समाजीकरण व लालन पालन। किसने कहा है? मर्डॉक ने। कितने समाजों का अध्ययन करने के बाद? 250 समाजों का। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि विवाह केवल व्यक्तित्व संतुष्टि का साधन मात्र नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रिया विधि भी है, जिससे समाज की संरचना को क्या मजबूती मिलती है। फिर मदार और मतदान ने क्या कहा है? इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट, लिख लो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट में। विवाह से व्यक्तिगत स्तर पर शारीरिक यानी यौन और मनोविज्ञानी यानी संतान प्राप्ति, संतोष प्राप्त होता है। तो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो व्यापक सामूहिक स्तर पे क्या होता है? इस समूह और संस्कृति का जो अस्तित्व है, हमारी जो संस्कृति है उसका अस्तित्व है, उसको बनाए रखने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा विवाह का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंट विशेषता क्या है, प्लस हम लोगों ने विवाह के उद्देश्य पढ़े। जो जो इम्पोर्टेंट लाइन बताई है लिख लेना। यहीं से अगर देखने को क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको यहीं से मिलेंगे। इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन बन सकता है हम करा रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे विवाह के प्रकार, फिर स्वरूप पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विवाह के आगे के चैप्टर के साथ। धन्यवाद।